हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 24 जनवरी और आज की वीडियो में हम 24 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की अगर लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है इसमें जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के यूपी करंट अफेयर्स के यानी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, अस्का पुलिस थाना। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो ये कहाँ पे की गई है? पंजाब। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना। अगला है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, भोपाल में। अगला है, हाल ही में नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? तो ये किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, न्यू गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इससे ध्यान रखना है, कल भी आपको बताया था कि किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके मनोहर पारिकर के नाम पे किया गया है। तो गोवा का मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था जिसका नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हासिम अमला इनका नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्थित वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, केरल का है वायनाड जिला जो कि आदिवासियों को, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना। अगला है, हाल ही में WPR के द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया। अगला है, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता? तो ये जीता है लक्ष्मण रावत ने। अगला है, हाल ही में क्रिस हिपकिंस को किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है क्रिस हिपकिंस को। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित अहोम मैदान का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकन किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, असम में स्थित। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये क्या है? तो ये असम में स्थित अहोम मैदान है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के तौर पर चुना जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने अहोम साम्राज्य के चराईदेव मैदान, ठीक है ध्यान रखना है, मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। अब ये जो जानकारी है वो किसके द्वारा दी गई है? तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि देश भर के 52 अस्थायी स्थलों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का जो ये अहोम मैदान है इसको उन्होंने चुना है और क्या किया जाएगा? यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और जो अहोम मैदान है असम का, इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुनने के लिए कहा जाएगा। अहोम मैदान चराईदेव जिले में स्थित क्या है? तो ये एक शाही परिवारों की समाधि स्थल है। इन्हें असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। मैदान को पहली बार अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। यानी दोस्तों इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल कब किया गया था? 2014 में इसको शामिल किया गया था और अभी जो है एक प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा जाएगा और इसे
विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी चर्चा में है। तो ध्यान रखना है कि अहोम मैदान ये कहाँ पे है, तो ये असम में स्थित है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो ये क्या है, ये जो है शाही परिवारों की समाधि स्थल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और किस रूप में इसको जो है चुना जाएगा, तो विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको नामांकन इसका किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखनी है। दोस्तों, अगर हम भारत में बात करें कि जो विश्व धरोहर स्थल हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, वो कितनी हैं, तो भारत में वर्तमान में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। उनमें से 32 जो स्थल हैं वो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि कितने स्थल हैं विश्व धरोहर, तो ये जो है 40 विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखनी है, 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, इनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये और यूनेस्को जो है, असम जो है, असम के अभी जो है चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया जा रहा है। और असम में एक और स्थल है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। वो कौन सा है, तो वो है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है किसमें शामिल है, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। और दोस्तों, जो अभी ये असम का मैदान है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, क्योंकि अभी तक ये जो शामिल किया जाएगा तो ये सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। और इंडिया में अभी तक कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जो कि सांस्कृतिक श्रेणी के तहत विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हो। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, असम का है मैदान। अगला है 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 23 झांकियों का। दोस्तों, इस बार 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ, याद होगा आपको कि जो दिल्ली का राजपथ मार्ग था उसका नाम चेंज हुआ और क्या नाम हो गया, कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में ज्यादातर झांकियों का जो थीम है वो नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड की हिस्सा होगी। कर्तव्य पथ पर निकलने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव है। पिछले 3 वर्षों में यह दूसरी बार है जब यूपी की थीम रामनगरी अयोध्या पर आधारित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस बार 23 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कहाँ पे, तो कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पे। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 11 बच्चों को। दोस्तों, हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किए हैं। इस साल 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें से जो 4 बच्चे हैं वो कला और संस्कृति के क्षेत्र से हैं, 1 बहादुरी के लिए है, 2 नवाचार के लिए, 1 सामाजिक सेवा के लिए और 3 खेल के लिए शामिल है। देश भर के 11 बच्चों में 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। दोस्तों, PMRBP यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। इसके अलावा वे हर साल 26 जनवरी को राजपथ में गणतंत्र, राजपथ का नाम चेंज हो गया, ध्यान रखेंगे, कर्तव्य पथ में गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि इस साल यानी 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो 11 बच्चों को। ठीक है, इनमें से 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होते हैं इसमें क्या दिया जाता है, तो 1 लाख रुपए की धनराशि, 1 प्रमाण पत्र, और इसके अलावा वे हर साल जिन बच्चों को ये पुरस्कार मिलता है वो हर साल जो कर्तव्य पथ है उस पे गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। अगला है भारत में G20 की अध्यक्षता के तहत पहली बार बिजनेस 20 यानी B20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात।
दोस्तों भारत को G20 की अध्यक्षता के तहत, यानी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही है कि दिसंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2030 तक G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारा जो इंडिया है ये G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात को। तो इसी की अध्यक्षता के तहत बिजनेस 20 की जो पहली बैठक है उसका आयोजन 23 जनवरी 2023 को गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में PPP मॉडल को सफल बनाने के प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि भारत में पहली बार G20 की जो है आयोजन किया जा रहा है, G20 की अध्यक्षता भारत पहली बार कर रहा है। तो इसी के तहत जो B20 की बैठक है, यानी बिजनेस 20 की जो बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो गुजरात के गांधीनगर में 23 जनवरी 2023 को। अगला है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों पराक्रम दिवस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जन्म 23 जनवरी के दिन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। देखिए याद रखना है आपको, जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था 1897 में ओडिशा के कटक में। और प्रतिवर्ष हर साल 23 जनवरी को देश पराक्रम दिवस मनाता है, ताकि लोगों, विशेष रूप से युवाओं को संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नेताजी ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है 23 जनवरी के दिन। अगला है, किसे हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, विक्रम देव दत्त को। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीनियर IAS ऑफिसर हैं विक्रम देव दत्त, इनको जो है नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA के अगले डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। विक्रम देवदत्त वर्तमान में एयर इंडिया असिस्ट होल्डिंग लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यरत हैं। जो विक्रम दत्त हैं ये 28 फरवरी 2023 को DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार के रिटायर होने के बाद अपना पद ग्रहण करेंगे। विक्रम देवदत्त AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। DGCA नागर विमानन उड्डयन जो है ये सिविल एविएशन के लिए भारत में मुख्य नियामक निकाय है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि नागर विमानन महानिदेशालय की अगले डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो विक्रम देव दत्त को। ठीक है, नाम ध्यान रखना है। DGCA के अगले डायरेक्टर जनरल DG के रूप में किसको चुना गया? तो विक्रम देव दत्त को। अगला है, हाल ही में किस राज्य में इंडिया पोस्ट ने पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो जो तरंग मेल सेवा है ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में शुरू की गई है तरंग मेल सेवा। दोस्तों गुजरात में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है। ठीक है, ध्यान रखनी है कौन सी सेवा है? तरंग मेल सेवा। इंडिया पोस्ट ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए घोघा हजीरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ये डिलीवरी समय को 10 से 12 घंटे से घटा करके 3 से 4 घंटे कर देगा और अनुमान है कि ये लगभग 3 से 4 टन का दैनिक डाक माल ले जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि तरंग मेल सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुजरात में ये शुरू की गई है। किस उद्देश्य के साथ की गई है? तो इंडिया पोस्ट ने जो है, जो गुजरात है, यहाँ पे समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुँचाने के लिए इसको शुरू किया है, ताकि जो डिलीवरी का समय है वो काफ़ी कम किया जा सके। और अनुमान लगाया गया है कि 10 से 12 घंटे में जो मेल डिलीवर होती थी अब वो 3 से 4 घंटे में ही हो जाएगी।
तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि तरंग मेल सेवा कहाँ से संबंधित है, तो ये गुजरात से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे गुजरात की बात है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप में देखेंगे कि गुजरात है कहाँ पे। तो ये रहा इंडिया का मैप और यहाँ पे देख सकते हैं ये है गुजरात। तो ये हो गया गुजरात, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये गुजरात है। तो जो गुजरात है ये भारत की किन किन राज्यों की सीमा को टच कर रहा है, तो ऊपर की ओर राजस्थान हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया और यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। 3 राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है गुजरात। दोस्तों गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के गवर्नर हैं। और दोस्तों गुजरात से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद में। ध्यान रखना है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना है क्योंकि अभी इसका जो है नाम चेंज हुआ। पहले इसका नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन अब जो इसका नाम है वो हो गया है प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ध्यान रखना है इस बात को। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। अगला है यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है, तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है इसमें शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी है अहमदाबाद। इस बात को ध्यान रखना है, अहमदाबाद जो है ये पहली सिटी है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली। और ये कब शामिल हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखना है 2017 में ये शामिल हुई थी। अगला है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है और कहाँ पे है, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये है गुजरात के नर्मदा जिले में। ध्यान रखना है गुजरात के नर्मदा जिले में है। और कौन सी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ध्यान रखना है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इसको ध्यान रखना है। और क्या नाम है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका नाम है। और इसकी अगर हाइट की बात करते हैं तो ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन अगर बेस के साथ देखा जाए तो बेस सहित जो इसकी ऊंचाई है वो 240 मीटर हो जाती है। ध्यान रखना है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में। भारत में पहला स्टील रोड जो है वो कहाँ पे बना, गुजरात की सूरत में बना है। ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का पहला स्टील रोड। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये बना है सूरत में। अगला है सीमा दर्शन परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है सीमा दर्शन परियोजना। अगला है ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। गुजरात ये जो है ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बन गया। और यहीं दोस्तों क्वेश्चन ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तब याद रखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे अंतर। अगला है देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो देश का जो पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है वो है गुजरात का मोढेरा गांव। ध्यान रखना है इसको, गुजरात का जो मोढेरा गांव है ये देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। तो ये गुजरात से संबंधित सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, INS वागीर। दोस्तों भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को कमीशन किया है। नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार, इन्होंने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह के दौरान ये मुख्य अतिथि थे। मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मैसर्स नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर के पनडुब्बी का निर्माण किया। कलवारी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को पहले ही सौंपी जा चुकी हैं। इन सबमरीन का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। इसके तहत कलवारी श्रेणी की 6 सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि अभी जो है भारतीय नौसेना को 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी जो है वो प्राप्त हुई है और भारतीय नौसेना में शामिल की गई है। नाम ध्यान रखेंगे क्या है, तो INS कलवारी इसका नाम है, सॉरी INS वागीर इसका नाम है, कलवारी श्रेणी की है ये।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 तक देश का पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना है। तो इन्होंने कहा कि सरकार ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे औद्योगिक उत्पाद को हरित उत्पादों के रूप में बेहतर मूल्य एवं निर्यात में प्राथमिकता मिलेगी। सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करेगी और वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 200 मेगावाट क्षमता की जो परियोजनाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड की ओर से स्थापित की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य रखा है वो रखा है 2025 तक का, कि देश जो है ये देश का पहला हरित राज्य बन जाएगा 2025 तक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य जो है किसने रखा है 2025 तक? तो ये रखा है हिमाचल प्रदेश ने। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी है। पहला है, देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? तो ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के सिस्मू में। ध्यान रखना है, लाहौल घाटी के सिस्मू में क्या किया गया है? देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन। अटल सुरंग, जिसका रोहतांग सुरंग नाम था पुराना, तो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? तो पलघाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे आप, जो हिमाचल प्रदेश है ये ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और दोस्तों, अभी जो है याद होगा आपको कि श्याम शरण नेगी, इनका निधन हुआ था 106 साल की उम्र में। तो इनके नाम पे आपको क्या याद रखना है? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, श्याम शरण नेगी, जिनका 106 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। और ये कहाँ के थे? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के ही थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, 21। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान और उनकी स्मृति में रॉस आइलैंड का नाम उनके नाम पर कर दिया गया था। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2018 में जो रॉस आइलैंड है उसका नाम क्या किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किया गया था। और दोस्तों, ये जो रॉस आइलैंड है ये है कहाँ पे? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो रॉस द्वीप है जिसका नाम अभी किसके नाम पे हो गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हो गया है। तो ये है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये थे 24 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। तो हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? ऑप्शन यहाँ पे बी, सी करेक्ट था, मुकेश अंबानी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।